क्योंकि बेसिकली जो हमें समझना है वो हमें ये चीज़ समझनी है कि इवोल्यूशन क्या है, राइट। ऐसे तो आप जानते हो कि इवोल्यूशन जो होता है वो आपका स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस जो होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और जब बहुत सारी जनरेशन बीत जाती है उसके बाद जो चेंजेस आते हैं उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं, राइट। लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज़ आप एक बार समझ लो। देखो बहुत कुछ नहीं है, अगर एक बार समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, और जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन होना, राइट, ये आपको मालूम है। तो जितने भी वेरिएशन हुए जीन्स में वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जब डार्विन ने बात की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, तो उन्होंने क्या कहा कि जो स्पीशीज़ इन्वायरमेंट को ईजिली अडेप्ट कर लेती है, सर्वाइव कर जाती है और कैपेबल होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो ही आगे जाती है, दूसरी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो जब हम वेरिएशन की बात करते हैं उसमें, और स्पेसिफिकली जब हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन आपका रिकॉम्बिनेशन से होता है, राइट। अब अगर कोई नेचुरल इवेंट हो जाए या नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हमने 10th क्लास में भी इसके बारे में बात की है, कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे नेचुरल इवेंट्स के, बीटल्स को लेके। तो अगर कोई नेचुरल इवेंट या डिज़ास्टर हो जाए तो तब चेंजेस आने लगते हैं, आपको मालूम है, जीन्स में चेंज आने लगते हैं, इंडिविजुअल में चेंज जाते हैं, राइट। तो जब हम डार्विन की बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़ समझो, देखो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होते हैं, आपने मियोसिस पढ़ा है, राइट। जब 2 क्रोमोसोम्स हैं, सपोज ये हम इसको, चलो एक काम करते हैं, हम इसको डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। एक आपका ये है और एक आपका ये है, और एक आपका ब्लू कलर के। तो जब चेंजेस होंगे, जब रिकॉम्बिनेशन होगा, तो क्या होता है कि ये आपस में क्रॉस करते हैं, राइट। अब क्रॉस करने के बाद क्या होगा, रेड वाला कुछ पार्ट इस पर आ जाएगा, राइट, और ब्लू वाला इस पे। तो आपको ये चीज़ पता है, मियोसिस के टाइम पे ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके अलग एक बनाते हैं सीक्वेंस। तो जो भी वेरिएशन होता है वो मियोसिस के टाइम पर ही हो जाता है, जिससे चेंजेस आते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो ये चीज़ें, अगर आप ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, दैट मीन्स आप इवोल्यूशन का समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डार्विन की बात करें, और एक और थे लेमार्क, लेमार्क के बारे में भी हमने पढ़ा है, राइट, लास्ट वीडियो में। देखो अब लेमार्क ने क्या कहा था, लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या थी थियोरी उनकी, कि जितने भी जिराफ थे वो शॉर्ट नेक वाले थे, राइट। पहले क्या करते थे, जितने भी हर्ब शर्ब्स थे ग्राउंड पर, वो उन पर फीड करते थे, उनको खाते थे जिराफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हर्ब्स और शर्ब्स जब ख़त्म हो गए और जितने भी जिराफ्स थे वो ट्री पर जाने लगे, अपना खाना वो ट्रीज पर ढूंढने लगे, तो क्या हुआ कि उनके जीन्स में ऐसे चेंजेस आए कि उनकी नेक लॉन्ग हो गई। यही तो थ्योरी थी ना लेमार्क की। और डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी, डार्विन ने कहा था कि नहीं, दोनों वैरायटीज इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, शॉर्ट नेक जिराफ भी थे और लॉन्ग नेक जिराफ भी थे। लेकिन क्योंकि जब हर्ब्स और शर्ब्स ख़त्म हो गए इन्वायरमेंट में, तो शॉर्ट नेक वाले एक्सटिंक्ट होने लगे और लॉन्ग नेक वाले सर्वाइव करने लगे, और इसलिए रिप्रोड्यूस करके उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गई। तो बेसिकली इनको ये तो मालूम था कि इन्वायरमेंट में दोनों वैरायटीज़ प्रेजेंट है। और अगर हम आज की थ्योरी की बात करें तो डार्विन की थ्योरी करेक्ट थी, जबकि लेमार्क की थ्योरी को आगे कंसिडर नहीं किया गया, इन्हीं की थ्योरी को माना गया। तो बेसिकली जो इवोल्यूशन है वो सिर्फ इतने ही पार्ट में है।
अब जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं या कोई भी स्टेटमेंट की बात करते हैं साइंस में, तो हर एक साइंटिफिक कम्युनिटी को उसका एविडेंस चाहिए होता है। तो अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि एविडेंस क्या है हमारे पास कि इवोल्यूशन हुआ है, और हुआ है तो कैसा हुआ है, स्लो चेंज है, रैंडम चेंज है, फास्ट चेंज है, कैसा चेंज है, वो सब हमें एविडेंसेस के थ्रू पता चलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। जब हम एविडेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? स्टडी ऑफ, और वी कैन से दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स, राइट? साइंटिफिक स्टडीज ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या हैं? जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं तो फॉसिल्स आर दी हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जैसे एग्जाम्पल आपके पास बहुत अच्छा है यहाँ पे, डायनासोर्स। सबने मूवीज देखी होगी जुरासिक पार्क वाली, सबको पता है कि डायनासोर्स पहले हमारे इन्वायरमेंट में थे, लेकिन क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता गया और डायनासोर्स उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाए, और अडेप्ट ना करने की वजह से ये एक्सटिंक्ट होने लगे। और क्या हुआ कि फाइनली इनकी पॉपुलेशन एकदम ख़त्म हो गई, ये हमारे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो बेसिकली जब हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स हैं, हम उन्हीं के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब था, किस एरा में था और कितने टाइम के लिए था, राइट? क्योंकि स्टडी शो करती है हमारी दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम and certain life forms they are restricted to certain geological time span। कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के लिए ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाती है ड्यू टू दी वेरिएशन और ड्यू टू दी एनवायरमेंटल चेंजेस, राइट? तो ये थे हमारे पास पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं और उन एविडेंसेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले के टाइम पे कौन कौन सी स्पीशीज इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थी, राइट? नेक्स्ट हमारे पास एविडेंस है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब हम बात करते हैं इसमें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल आप सब जानते हैं, जैसे फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे मेरा मॉर्फोलॉजी क्या है, मेरा फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मैं कैसी दिखती हूँ, तो वो हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में बात करते हैं। और जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं दैट मीन्स हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, राइट? तो बेसिकली जो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है, इट शोज सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज दैट आर प्रेजेंट ईयर्स एगो, राइट? अब इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो 10th क्लास में आप ऑलरेडी इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बस उसकी आपको डीप नॉलेज 12th में पढ़नी होती है, राइट? वहाँ पे हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, होमोलोगस ऑर्गन्स की, राइट? अब होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने 4 लिम्स की पिक्चर दी है। ये 4 लिम्ब जो है ये आपके ह्यूमन का है, ये चीता का है, ये वेल का है और ये बैट का है, राइट? दैट मीन्स ये जो 4 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हमारे पास, ये चारों के डिफरेंट स्पीशीज़ के हमारे पास 4 लिम्स हैं। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, 4 लिम्ब, हमारे पास 4 लिम्ब है, लेकिन ये चारों के चारों 4 लिम्ब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैन के 4 लिम्ब की बात करें तो हम लोग बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम चीता के 4 लिम्ब की बात करें तो वो चलने के लिए, रन और वॉक के लिए यूज़ करता है। वेल आप स्विमिंग के लिए यूज़ करता है और बैट फ्लाइंग के लिए यूज़ करता है। तो ये चीज़ तो क्लियर है आपको कि इन चारों के फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट का मतलब समझो एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, यही तो मतलब है डाइवर्जेंट का। दैट मीन्स जो ये एक पॉइंट है इसका मतलब है
सेम ओरिजिन है, सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन, राइट। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया अभी आपको। अब सेम ओरिजिन से भी मेरा मतलब है कि ये जितने भी वैरायटीज़ है ऑर्गेनिजम्स की, इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने के लिए, उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए उन्होंने अपने फंक्शंस डिफरेंट कर लिए। अब मैन को जैसे इन्वायरमेंट में चाहिए था 4 लिम्ब, वो परफॉर्म करता है टास्क। वेल के लिए उसको स्विम करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए उसने जो अपना 4 लिम्ब है वो इस तरीके से अडाप्ट किया कि वो स्विमिंग के लिए यूज़ होता है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की थ्योरी यही है कि ये जो डायरेक्शन है इवोल्यूशन की, दिस इज़ कॉल्ड एज डाइवर्स और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस टू ईच अदर, राइट। अब ये तो बात हो गई हमारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। इसके एक और ऑपोजिट है जो हमने 10th में भी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल, जब हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं, उसके साथ हमने एक और पढ़ा था एनालॉगस ऑर्गन। याद आया कुछ? 10th में पढ़ा था, रिकॉल करो। तो नेक्स्ट जो हमारा इवोल्यूशन है कंपैरेटिव स्टडी में, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बाद है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो, जब हमने डाइवर्जेंट की बात की थी, मीन्स एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल थे। ह्यूमन के 4 लिम्ब की बात की थी, चीता के, वेल के और बैट के। जब हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं, कन्वर्जेंट मीन्स एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे, राइट। दैट मीन्स अब इमेजिन करो कि इस केस में डिफरेंट फंक्शन थे और सेम ओरिजिन था। इस केस में ओरिजिन डिफरेंट है बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन, ऑपोजिट है एकदम, राइट। यहाँ पे आपके डिफरेंट ओरिजिन है, मतलब कॉमन इंसेस्टर नहीं है, डिफरेंट इंसेस्टर्स हैं बट दे परफॉर्म सेम फंक्शंस। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? फॉर एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, राइट, और विंग्स ऑफ बर्ड्स। अब देखो, इन दोनों ही स्पीशीज़ के जो इंसेस्टर हैं वो डिफरेंट है। अगर आप बटरफ्लाई की बात करो तो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो स्किन से डेवलप हुए होते हैं, स्किन उसकी बाहर होती है। और जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स का जो विंग्स का होता है उसमें बोन्स होती हैं, प्रॉपर एक पैटर्न होता है। दैट मीन्स दोनों के दोनों डिफरेंट ओरिजिन से हैं, डिफरेंट इंसेस्टर से हैं, बट क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट में सरवाइव करना था तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें अडाप्ट करनी पड़ी जिसकी वजह से इन दोनों का जो फंक्शन है वो दे परफॉर्म सेम फंक्शन, सिमिलर फंक्शन। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल। अब देखो, दोनों ही स्पीशीज डिफरेंट है, ठीक है, ये ऑक्टोपस है, ये मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, दोनों के एंसेस्टर भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो है सेंसेशन ऑफ लाइट। क्या फंक्शन है? सेंसेशन ऑफ लाइट। दैट मीन्स दो डिफरेंट स्पीशीज एक फंक्शन परफॉर्म करिए, एक पॉइंट पे आके मीट करिए, यही तो कॉन्सेप्ट था ना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो फ्लिपर्स की बात करते हैं। फ्लिपर्स मालूम है ना, हिंदी में इसको चप्पू भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं पेंगुइन और डॉल्फिन का, पेंगुइन्स और डॉल्फिन।
आपने कभी देखा होगा गूगल पे जाके कुछ सर्च करना, इन दोनों की पिक्चर्स, जो इनके पैर होते हैं, जो इनके फ्लिपर्स होते हैं, एकदम सेम होते हैं, बट दोनों ही स्पीशीज डिफरेंट है। अगर हम पेंगुइन की बात करें तो दिस इज एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड, और जब हम डॉल्फिन की बात करते हैं तो ये आपका एक्वाटिक मैमल है, राइट। अब दोनों ही स्पीशीज डिफरेंट हैं, बट दोनों के फ्लिपर्स स्विमिंग के लिए यूज होते हैं, राइट। दैट मीन्स डिफरेंट ऑरिजिन बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन। तो जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का वो यही है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बहुत इजी है आपको याद रखना, बिकॉज आप साइड बाय साइड उसको समझ सकते हो। डाइवर्जेंट का मीन्स, फिजिक्स में भी अगर आप पढ़ोगे तो डाइवर्जेंट का मीन्स एक पॉइंट से निकल रही हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। तो उसको ऐसे याद रखो कि एक ओरिजिन है और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेम ओरिजिन से। और जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं, मतलब एक पॉइंट पे आके कुछ मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ डिफरेंट ओरिजिन है बट वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल एविडेंसेस। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, देन इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। आपको मालूम है कि जो डार्विन की थ्योरी थी वो कंप्लीटली नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बेस्ड है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो भी स्पीशीज़ इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकेगी, जो नेचर सेलेक्ट करेगी वही स्पीशीज़ सर्वाइव करेगी, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ मोथ पॉपुलेशन इन इंग्लैंड इन 1850। अब देखो ये आपको दो पिक्चर्स दिख रही होंगी, ठीक है। एक में वाइट विंग मॉथ है, एक में डार्क विंग है, दूसरी पिक्चर में भी सेम है। अब डिफरेंस समझो। जब हम बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तब क्या था, जो वाइट मॉथ थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी एज कंपेयर टू डार्क मॉथ। मतलब वाइट वाले की पॉपुलेशन ज़्यादा थी डार्क के कंपैरिजन में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, आपको मालूम है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद पॉल्यूशन बढ़ने लगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो सारे प्लांट्स पर जाके डिपॉजिट होने लगे, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने लगे। तो उसका जो रिज़ल्ट हुआ इसकी पॉपुलेशन पे वो ये हुआ कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डार्क मोथ थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई वाइट से, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का कि कैसे नेचर ने सेलेक्ट किया इनकी पॉपुलेशन को। दोनों ही प्रेजेंट थे इन्वायरमेंट में, बट क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ये वाली वाइट वाली जो पॉपुलेशन है ये सरवाइव नहीं कर पाई, उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट नहीं कर पाई, इसलिए ये एक्सटिंक्ट होने लगी और ये वाली सरवाइव करने लगी। लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो काफ़ी हद तक फिर से पॉल्यूशन कम हो चुका है, इसलिए अब दोबारा से जो है वाइट की पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी है और डार्क की कम होने लगी है। तो यही डिफरेंस होता है, इसी तरीके से चेंजेस आते हैं। वैरायटीज, डार्विन ने क्या कहा था कि वेरिएशंस तो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, राइट। क्योंकि डार्विन को उस वक्त जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ वेरिएशन के बेसिस पे ये बात कही थी कि जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो पहले से प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट में। अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि क्यों प्रेजेंट होती है, बस उन्होंने अपनी थ्योरी में ये चीज़ बोली थी कि प्रेजेंट होती है, जो स्पीशीज़ इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाती है वो स्पीशीज सर्वाइव करती है और बाकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब तो आप समझते ही हो, मैन मेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, राइट, यही मतलब होता है एंथ्रोपोजेनिक का। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से कैसे इवोल्यूशन हुआ, देखो बहुत टाइम पहले, या आप देख रहे हो यहाँ पे हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते थे वो ना ग्रो करे इसके लिए हर्बिसाइड्स आए, और जितने भी अनवांटेड पेस्ट थे जो उन अनवांटेड प्लांट्स पे थे उसके लिए पेस्टिसाइड्स आए, करेक्ट।
एक बहुत टाइम पहले हम गवर्नमेंट एक केमिकल यूज़ करती थी जिसको हम बोलते थे डीडीटी। अब ये डीडीटी क्यों यूज़ किया जाता था? जितने भी अनवांटेड पेस्ट थे, इंसेक्ट्स थे, उन सबको ख़त्म करने के लिए ये डीडीटी यूज़ किया गया। तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि समर सीज़न में और रेनी सीज़न में इस डीडीटी का पूरी हर जगह पे स्प्रे करा दिया करती थी। अब जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जितने भी इंसेक्ट्स थे वो सब ख़त्म हो गए। तो उनको लगा कि ये तो बहुत सक्सेसफुल रहा उनके लिए, क्योंकि जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा पेस्ट इंसेक्ट्स होते थे उस टाइम पे उन्होंने डीडीटी का स्प्रे करा दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा कि दोबारा से सारे के सारे इंसेक्ट्स वापस आ गए। अब ये चीज़ उन्हें समझ में ही नहीं आई, क्योंकि जब एक बार डीडीटी स्प्रे कराने से ही इस सारी इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, तो दोबारा जब स्प्रे कराया तब क्यों नहीं इंसेक्ट्स ख़त्म हुए? वो रीज़न ये था कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी 2 स्पीशीज़ प्रेजेंट थी इंसेक्ट्स की, एक इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट और एक पेस्ट रेजिस्टेंट और एक सेंसिटिव स्पीशीज़, राइट। रेजिस्टेंट वाली वैरायटीज़ की पॉपुलेशन बहुत कम थी उस टाइम पे, लेकिन सेंसिटिव वाली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो जब डीडीटी स्प्रे कराया गया तो जितनी भी सेंसिटिव वाली स्पीशीज़ थी वो सब ख़त्म हो गई, वो सब गायब हो गई, मर गई। लेकिन रेजिस्टेंट वाली तो प्रेजेंट थी, क्योंकि उनका अमाउंट, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, इसलिए ये चीज़ नोटिस ही नहीं की गई। अब जब रेजिस्टेंट वाली उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकती थी, कैपेबल थी रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो जब इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस किए, तो बाद में क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, क्योंकि सेंसिटिव वाले तो डीडीटी से ख़त्म हो गए सारे के सारे। अब आज के टाइम पे आप कितना भी डीडीटी स्प्रे करा लो, क्योंकि ये रेजिस्टेंट स्पीशीज़ हैं, इसलिए इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर चुकी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए ये अब काम नहीं आता। तो ये कुछ इवोल्यूशन था एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का, मतलब कि मैन मेड एक्टिविटी की वजह से जितनी भी सेंसिटिव स्पीशीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो ख़त्म हो गई, और क्योंकि रेजिस्टेंट वाली उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाई। और एक चीज़ और, जो भी स्पीशीज़ उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेती है वो बहुत कैपेबल होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। मतलब जब उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाता है, फास्ट प्रोसेस हो जाता है, इसलिए बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। तो ये एक रीज़न है आपका इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का। आपको मालूम है कि जब डार्विन बात करते हैं तो वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि जो इवोल्यूशन होता है वो रैंडम होता है। उन्होंने क्या बोला था कि वो रैंडम होता है एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, राइट, और एक डायरेक्शन में होता है। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे, डी वेराइस, जिनका बहुत सपोर्ट रहा इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में, उनके एविडेंसेस को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ पर बहुत सारी स्टडी की थी। और डी वेराइस क्या कहते थे कि इवोल्यूशन फास्ट प्रोसेस भी हो सकता है, मतलब कि कोई इवोल्यूशन ऐसा नहीं कि बहुत जनरेशन से चला आ रहा है तभी वो उसमें चेंजेस आए हैं, उसके जेनेटिक वेरिएशंस हुए हैं और वो इवोल्यूशन उस स्पीशीज़, पर्टिकुलर स्पीशीज़ में आया है। इन्होंने कहा कि इवोल्यूशन जो है वो फास्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए ना, कि जब डीडीटी स्प्रे कराया गया तो सेंसिटिव वाले तो सारे मर गए, लेकिन रेजिस्टेंट वाले क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट थे तो उनकी पॉपुलेशन एकदम ज़्यादा हो गई। तो ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस ही है, कुछ केसेस में फास्ट इवोल्यूशन भी देखा गया है, फास्ट प्रोसेस भी देखी गई है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके एविडेंसेस के कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में कौन कौन से एविडेंसेस प्रेजेंट है इवोल्यूशन को लेके। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।